हेलो टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको अध्याय फर्स्ट का पहला पार्ट प्रेजेंट पढ़ाया था। उसमें आपको लाइफ स्पेन जीवन काल के बारे में बताया था। फिर हमने प्रेजेंट के बारे में बताया था, प्रेजेंट की भूमिका के बारे में बात की थी। तो आज हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट की भूमिका, जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, प्रेजेंट होता है, वो क्या क्या भूमिका अदा करता है। तो आपको हमने कल बताया था प्रेजेंट होता है वो प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने का कार्य करता है। उसके बाद हमने बताया था कि जैव विकास में भी प्रजनन जो होता है वो जैव विकास में भी भूमिका अदा करता है। प्रजनन जैव विकास के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को भी बनाए रखता है। फिर हमने आपको लास्ट में बताया था कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में भी प्रजनन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं कि प्रजाति की निरंतरता को कैसे बनाए रखता है प्रजनन, किस तरह प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने में कार्य करता है। देखिए लिखा हुआ है प्रजनन मृत्यु का पूरक होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी जीव इस पृथ्वी पर आया है तो उसकी एक लाइफ स्पेन आपको बताई गई थी कि वो एक निश्चित जीवन काल को जीता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है। वो जीव अपने समान प्रजनन के द्वारा अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है और उसकी प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। तो जो परिभाषा हमने लिखी है, प्रजनन मृत्यु का पूरक है, इसका मतलब होता है प्रजनन ऐसी जैविक प्रक्रिया है जो जीव की प्रजाति की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। कोई भी जीव अपने समान अपने मृत्यु से पहले, मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी जीव अपने मृत्यु से पहले प्रजनन के द्वारा अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करता है, जिससे उसकी प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। तो कोई भी जीव अपने मृत्यु से पहले प्रजनन के द्वारा अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है और उसके प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है। ये प्रजाति की निरंतरता हुई। दूसरी बात कि जैव विकास में प्रजनन का क्या रोल होता है, वो कैसे मदद करता है। देखिए प्रजनन जीवों की विभिन्नताओं के रूप में भी कार्य करता है। जो जीवों की विभिन्नताएं होती है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन जब मानव इस दुनिया पे आया था, इस पृथ्वी पर आया था, तो सबसे पहले उसके वो कहा जाता है कि चिंपैंजी या बंदर के रूप में आया होगा। तो फिर वो क्या उसमें धीरे धीरे विस्तार हुआ, उसमें प्रजनन हुआ, प्रजनन के द्वारा वो धीरे धीरे उसमें विकास हुआ। वो प्रजनन हुआ कैसे, जब कोशिका विभाजन हुआ होगा। क्या, जब कोशिका विभाजन हुआ होगा या लैंगिक विभाजन के दौरान जो विभिन्नताएं उपजी हुई है वही जीवों के विकास का कारण बनी। तो प्रजनन जीवों की विभिन्नताओं के रूप में कार्य करता है। कोशिका विभाजन, अभी मैंने बताया, कोशिका विभाजन और लैंगिक विभाजन के दौरान जो विभिन्नताएं उपजी वही जीवों के विकास का कारण बनी। तो यही हमने लिखा है, प्रजनन जीवों की विभिन्नताओं के रूप में कार्य करता है। कोशिका विभाजन एवं लैंगिक विभाजन के दौरान उपजी विभिन्नताएं जीवों को उनके बदले हुए वातावरण में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो विभिन्नताएं उपजी वो उस जीव के बदले हुए वातावरण, मान लीजिए उनमें जो मानव था वो एक गर्म जलवायु में रहा होगा, फिर उसे वहां से भोजन या किसी भी कारण वो वातावरण छोड़ना पड़ा, उसे ठंडे जलवायु में जाकर रहना पड़ा। तो उस दौरान जो विभिन्नताएं उपजी तो उनको क्या हुआ कि बदले हुए वातावरण में जीवन को सक्षम बनाने में या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, या आप लिख सकते हैं जीवन को सक्षम बनाती है। अर्थात विभिन्नताएं ही जैव विकास का मुख्य कारण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैव विकास। फिर आपको बताया गया था खाद्य सुरक्षा। देखिए अब आप सोचेंगे कि प्रजनन खाद्य सुरक्षा को कैसे निश्चित करता है। आप फसल लगाते हो, फसलों से ही खाना आपको मिलता है, या मान लीजिए आप भेड़ पालन करते हो, मत्स्य पालन और सारी चीजें होती हैं, तो वहां भी क्या होता है, प्रजनन होता है। प्रजनन के द्वारा उससे अपने नए संतति को उत्पन्न करता है। फसलों में भी रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन के द्वारा वो क्या होता है कि उसमें अनाज फल लगते हैं, फल से फूल लगते हैं, फूल से फल का निर्माण होता है। तो यही होता है, फसलों व पशुओं के प्रजनन के द्वारा मनुष्य अपनी खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित या निश्चित बनाए रखता है। फिर लास्ट बात आपको बताई गई थी पारिस्थितिक संतुलन। पारिस्थितिक संतुलन का मतलब होता है कि जीव की मृत्यु के बाद, क्या, जीव की मृत्यु के बाद प्रजनन ही उसकी प्रतिस्थापन करता है। मान लीजिए कोई जीव है इस पृथ्वी पर, वो अकेला हो और उसे क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो इस पृथ्वी पर कोई आया फिर उसके बाद किसी जीव की उत्पत्ति ही नहीं होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीव की मृत्यु के बाद प्रजनन ही उनका प्रतिस्थापन होता है। मान लीजिए जीव की मृत्यु हो गई, उसके पहले वो क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, प्रजनन के द्वारा अपने समान नए जीव की उत्पत्ति किया। तो यही का इसका मतलब यही है कि जीवों की मृत्यु के बाद प्रजनन ही उनका प्रतिस्थापन करता है। अर्थात
प्रजनन के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवों की आपेक्षिक घनत्व व जनसंख्या बराबर बनी रहती है। यही 4 बातें प्रजनन की इंपॉर्टेंट जो है कि रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की क्या भूमिका होती है। पहला आपको लिखना है प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखना, दूसरा जैव विकास, तीसरा खाद्य सुरक्षा, चौथा पारिस्थितिक संतुलन। आइए फिर हम बात करते हैं प्रजनन क्या है और प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के महत्व को पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं प्रजनन के प्रकार। तो आपको प्रजनन के प्रकार पढ़ना पड़ता है, तो ये जानना जरूरी होता है कि प्रजनन के प्रकार के कैसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि प्रजनन के प्रकार क्या होते हैं। देखिए, जीवों में प्रजनन की विधियां मुख्यतः उनके वास स्थान के साथ साथ, वो जिस जगह रहते हैं उनके वास स्थान के साथ साथ उनके कार्य की, यानी कि उनके कार्यों के आधार पर और उनकी आकारिकी के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, जिसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए हम पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन की बात करते हैं हम। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक प्रजनन में भाग लेता है। क्या? जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल एक ही जनक की भागीदारी होती है, इसमें कोई दूसरे जनक की भागीदारी नहीं होती, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में जब संतान की उत्पत्ति केवल एक जनक के द्वारा होती है, जब संतान, मान लीजिए कोई जीव है, ये अमीबा है आपका, एक्चुअली ऐसा होता नहीं, होता ऐसा है, इरेगुलर टाइप होता है। आपको एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, मान लीजिए आपका अमीबा है, जब किसी जीव की या संतति की उत्पत्ति एक जनक के द्वारा होती है तो वो क्या होता है, वो संतान अपने, मान लीजिए ये अमीबा है, ये एक जनक के द्वारा इसके नए संतति, ये जब डिवाइड होता है तो ये क्या करता है, दो संतत नए संतति में विभाजित होता है। तो ये जो नए संतति का निर्माण हुआ है, ये अपने जनक के, किसके? अपने जनक के आनुवंशिकी देखिए होता क्या है, जब हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो सीधी सीधी बात होती है कि अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक की भागीदारी से नए संतति का निर्माण होता है। या आप ऐसे कर सकते हैं, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक से नए संतति का निर्माण होता है और वो जो नए संतति की उत्पत्ति होती है वो अपने जनक के आनुवंशिकी एवं आकार के रूप में समानता प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए जैसे हम अमीबा, एक उदाहरण के तौर पर हम अमीबा है, तो हम अगर जब हमारे नए संतति का निर्माण करते हैं तो हमारी जो नए संतान की उत्पत्ति होगी वो हमारी बिल्कुल टू कॉपी होगी, आनुवंशिक रूप से भी और आकार रूप से भी। तो जब हमारी
सेम कॉपी अगर हमें यहाँ खड़ा कर दीजिए, एक ये और एक यहाँ हमारी कॉपी खड़ी कर दीजिए, तो आप हमें पहचान नहीं पाएंगे। और उसके साथ साथ जब आनुवंशिकी एवं आकारकी रूप में समानता प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार के जनन में विभिन्नताएं नहीं आती। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं, वेरिएशन नाम की कोई चीज उपलब्ध नहीं होती या उत्पन्न नहीं होती। और जो जनक या जो संतति अपने जनक के आनुवंशिकी एवं आकारकी रूप में समानता प्रदर्शित करते हैं उनके लिए हम एक शब्द का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं क्लोन। जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोन। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। और इसीलिए जो नए संतति की उत्पत्ति आनुवंशिकी एवं आकारकी रूप में समानता प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, क्लोन कॉपी। क्लोन आपने किस मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है कि जब वायरस अटैक करता है तो उसका एंटीट्यूड बनाया जाता है। उस एंटीट्यूड को बनाने के लिए उसमें जो हीरो होता है, हीरो उसका जो पिता होता है वो क्या करता है उस एंटीट्यूड को बनाने के लिए अपने, लेकिन वो क्या करता है, हीरो क्या करता है अपने डैड से कि नहीं आप ये इसका एंटीट्यूड हमारे ब्लड से बनाएं। तो जब वो क्या करता है उसका जो साइंटिस्ट होता है वो अपने लड़के की ब्लड में उसके वायरस को इंटर कराता है तो देखा जाता है कि उसके ऊपर वायरस का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो उसके ब्लड से क्या होता है, उस सैंपल से उसका एंटीट्यूड बनाया जाता है, यानी कि वो जो वो साइंटिस्ट होता है और उसका लड़का वो दोनों क्या है, एग्जैक्ट कॉपी। आप उनके लिए क्या करते हैं, क्लोन शब्द यूज कर सकते हैं। ये अलैंगिक जनन है। आप चाहे तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए हमने बताया था कि प्रजनन के प्रकार बता क्या होता है। उनकी विधियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, लेकिन उसके पहले हम उसके आकार के उसके वास स्थान या उसकी आकारकी पर निर्भर करता है। तो हमने लिख भी दिया है, जीवों में प्रजनन की विधियां मुख्यतः उनके वास स्थान के साथ साथ उनके कारकी यानी कि उनके कार्यों पर या उनकी शारीरिक संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं आकारकी के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है लैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बात यहाँ होती है अलैंगिक जनन की। पहले हम किसको पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन को पढ़ते हैं। तो अलैंगिक जनन का मतलब होता है जब किसी एक ही जीव के द्वारा या जब किसी एक ही जीव के द्वारा नए संतति की उत्पत्ति होती है, अर्थात उसमें केवल एक ही जनक की भागीदारी होती है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। चाहे आप ऐसे भी ले सकते हैं, अर्थात जब एक ही जनक के द्वारा नए संतति की उत्पत्ति होती है। देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात है, जब एक ही जनक के द्वारा नए संतति की उत्पत्ति होती है तो वो जो संतति होता है अपने जनक के बिल्कुल क्या होता है, समान होता है। आनुवंशिकी एवं आकारकी रूप से भी वो क्या होता है, अपने पेरेंट के अपने जनक के समान होता है, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, एक शब्द यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोन शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन। इसका मतलब होता है कि अपने जनक के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, जैसा उसका जनक का जो आकार की होगा वो सेम उसके संतति की होगी। जो मार्फोलॉजी या जो वास स्थान पे वो जिएगा उसी वास स्थान पे वो। इसलिए जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, विभिन्नताएं नहीं उपजती। अब बताइए कि अलैंगिक जनन में वेरिएशन कैसे आएगा, जब वो आनुवंशिक रूप से भी अपने माता पिता के समान है, अपने जनक के समान है और आकारकी में भी अपने बिल्कुल जनक के एक ही समान है, तो उसमें वेरिएशन नाम की कोई चीज उत्पत्ति होगी नहीं। तो इसलिए इसमें विभिन्नताओं का कोई रोल नहीं होता। अलैंगिक जनन किसमें होता है इसके बारे में जरा जान लीजिए। वो एक कोशिकीय पादपों, किसमें, एक कोशिकीय पादपों एवं कुछ सरल शारीरिक संरचना वाले जीवों में पाया जाता है। जीवों, जैसे जीवों का नाम बता दे रहे हैं, अमीबा का नाम तो आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा। पैरामीशियम का नाम पढ़ा होगा आपने,
हाइड्रा का भी नाम सुना होगा, इत्यादि में पाया जाता है। ये अलैंगिक जनन की बात रही। प्रजनन के प्रकार में हमने एक प्रकार आपको बता दिया अलैंगिक जनन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे कि अलैंगिक जनन में किस कारण से विभिन्नताएं नहीं होती, अलैंगिक जनन का क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हानि है। ठीक, आज के लिए इतना। आप नोट्स में आप क्या तो आप मेंशन कर सकते हैं इसकी शॉर्ट लेकर के, आप ऐसे पढ़िए, पढ़ते रहिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलैंगिक प्रजनन की विधियों, हानि एवं लाभ के बारे में, और उसके बाद लैंगिक जनन की विधि के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की विधियां भी बता देंगे, फिर लैंगिक जनन स्टार्ट करेंगे। ठीक है।